जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। देखिए बस सिंपल से हम बात बताते हैं आपको। अगर थोड़ा सा सीरियस नहीं ना है आप अपनी जिंदगी के प्रति या अपने प्यार के प्रति ही कहिए या आप अपने लक्ष्य के प्रति ही कहिए, किसी भी चीज के प्रति जब तक आप सीरियस नहीं है ना तब तक वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों मिलेगा? सबसे पहली बात ये हो जाता है कि जो खाली चाहने से कुछ नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको तड़प होनी चाहिए वैसी। तो तड़प कैसा हो? केवल कह करके होने से क्या नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तड़प का मतलब ये होता। तो बाकी तो आप समझदार हैं ही, केवल चाहने से बिल्कुल नहीं होता है, तड़प होनी चाहिए उसके लिए। तो मेहनत कीजिए, सिंपल सी हम बात जानते हैं, मेहनत करना पड़ेगा, इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, भगवान को इतना छुट्टी नहीं है, कितना आदमी को देखेंगे जी? एक आदमी थोड़े नहीं है, एक एक सेकंड भी टाइम इनफ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सीधी बात हम करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आपको ये वीडियो देखने से फायदा यही होगा कि हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट आएंगे और आपको जो उससे संबंधित होंगे वो हम बताते चलेंगे, देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम, क्योंकि टाइम सभी को इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्या आप उसका वैल्यू दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए कहावत सुने हो कि डू रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इज्जत करोगे तभी इज्जत पाओगे। तो समय यही कहता है कि तुम हमें इज्जत दोगे भैया, तब हमें तुम्हें इज्जत देंगे, वरना तो हम भी तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। इसलिए अभी समय को इज्जत दे दीजिए। हम सबको देना है इज्जत, तब हम लोग को समय इज्जत देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? अब देखिएगा, पहले लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचने, हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे कि आकर के केवल आंसर की टिक लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हम वैसा अगर आपको लगता है कि ये करेगा तो आप अभी वीडियो मत देखिए, छोड़ दीजिए, फायदा बिल्कुल नहीं करने वाला। हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा मकसद बिल्कुल वैसा नहीं है कि टिक टिक लगा दिया, 100 को करवा दिया, दिमाग में घुस रहा है कुटुक नहीं। रटंतु तोता हमको बिल्कुल नहीं बनाना है। नहीं, एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन इस तरह से। अभी यहाँ पे पूछे हैं, एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेंगे, गारंटी हम करें कि नहीं पूछेंगे एकदम। ठीक है, कुछ न वहां पे घुमाएगा ही घुमाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। देखिएगा प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे क्यों आया है जो हम बताते हैं। जैसे में अब हम पहले देखिएगा राष्ट्रपति को लेकर के चलते हैं, हम मुद्दे पर आ जाएंगे। ये राष्ट्रपति जी जो है, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत में प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 75 ये भी ध्यान हो गया। ठीक है, अब जैसे में राष्ट्रपति जी जो है, ये राष्ट्रपति और सब जो इतना मंत्री है ना कैबिनेट में, वो सभी का नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। तो किनके इशारा पर? तो ये प्रधानमंत्री के इशारा पर क्या करते हैं? ये सब मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। और नियुक्त करने के साथ साथ में क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं ना, देखे होंगे ना आप, शपथ भी दिलवाते हैं। अब खुद आपके सामने एक बात हम बताते हैं कि लगभग 545 के आसपास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में सांसद मिलेंगे। ठीक है, हमारे इंडिया में 545 को आपको सांसद मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे में देखिएगा 545 को सांसद है, तो सभी सांसदों का शपथ ग्रहण करवा पाना राष्ट्रपति के लिए क्या संभव है? तो कहे कि नहीं नहीं, बहुत सारे बहुत बड़ी की बात है। राष्ट्रपति का उतना बड़ा पद है, क्या यही एक काम बच गया है इनको, और कोई काम वगैरह नहीं है क्या? तो कहे कि सही बात है भाई, अब 545 व्यक्ति का शपथ दिलाना कोई सहज बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति क्या करते हैं ना कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। अब समझ में आ गया माजरा? प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? अब यही पूछा गया ना कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है। देखिएगा, ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है ना कि जितने भी जो नए सांसद है, ठीक है, जितने भी नए सांसद है, उस सभी को ये शपथ दिलाने का काम करता है। क्या और भी कुछ काम है क्या? आपको लगेगा ना कि सिर्फ शपथ दिलाता है, तो नहीं, और भी कुछ काम है। अब जैसे में चुनाव होकर के आया है, तो चुनाव होकर के आया है तो वहां पे तो ना ही स्पीकर है, नया तो स्पीकर होना चाहिए ना, और नहीं वाइस स्पीकर है, नहीं अध्यक्ष है, नहीं उपाध्यक्ष है। तो यही प्रोटेम स्पीकर इस यहाँ पे यानी लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव करवाने के लिए जो प्रोसेस है वो फॉलो करता है, और फिर उसके बाद में जितना सांसद है वो सभी सांसद को ये शपथ दिलाने का काम करता है। समझ में आ गया दोनों चीज क्या क्या
काम है जो। एक बात हम यहाँ पे और आपको बताना चाहते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होते हैं, उसका अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता है। तो कैसे होता है इसका शपथ? तो इसका शपथ होता है मेंबर के रूप में, यानी सांसद के रूप में होता है। समझ में आ गया? भेजा में घुस गया, कब ना दिक्कत। अब समझ में आ गया। अब हम सीधा मुद्दा पे आते हैं, क्वेश्चन पे हमें क्या कहा। देखिएगा भुल्लू कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बट कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होकर के जाएंगे, ठीक है। वैसा बिल्कुल नहीं कि आकर के आंसर मार दिया जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है भाई। कल तैयारी क्या छोड़िएगा कि आज ही छोड़ दीजिए अगर वैसे करने वाले हैं तो, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है। हम अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। अब समझिए, देखिए अब देखिएगा, यही लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। तो प्रोटेम स्पीकर है, तो ये प्रोटेम स्पीकर को अब शपथ कौन दिला सकता है? देखिएगा अब देखिएगा आपके सामने काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी क्या कर देते हैं? शपथ दिला देते हैं। अब ये शपथ दिलाने के बाद में क्या करते हैं ये प्रोटेम स्पीकर अब फिर किसको किसको शपथ दिलाएंगे? तो अभी हमने बताया कि किसको शपथ दिला सकते हैं, ये जितने भी जो मेंबर हैं, जितने मेंबर जैसे में अभी हमने देखा, जैसे में 545 के आसपास में हमने देखा, तो जितने भी 545 मेंबर है वो सभी को ये क्या कर देते हैं? शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो कौन शपथ दिलाने का काम करेंगे? तो प्रोटेम स्पीकर ना। तो कहिए कि हाँ, ये प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिला देगा? तो यही राष्ट्रपति, क्योंकि अब एक व्यक्ति है, तो अब एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को तो शपथ दिलाना राष्ट्रपति के लिए आम बात है। ये इसको शपथ दिला दिए हैं प्रोटेम स्पीकर को। अब प्रोटेम स्पीकर उस हमको जाकर के शपथ दिला रहा है, ठीक है ना। यानी हम तुमको शपथ दिला देते हैं और तुम किसी और को शपथ दिला दो। समझ में आ गया? यही मुद्दा है। तो यही इस चीज का क्वेश्चन है। समझ में दोनों चीज आ गया। इसमें यहाँ पे शपथ के बारे में पूछा, कार्य भी हमने बता दिया, ठीक है ना, कि प्रोटेम स्पीकर का भी कार्य बता दिया, कि क्योंकि अगले एग्जाम में और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे में पीडीएफ लेना है किन्हीं को, तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। किन्हीं को लग रहा हो कि यार इतना देरी में एक क्वेश्चन बताया, नहीं भाई एक क्वेश्चन नहीं बताया है मैंने। आप सोच करके देखिए कितने सारे आपके सामने रिवीजन होते चले गए हैं। 15%, 91 बाद 2003, बहुत सारे आपके सामने रिवीजन होते चले गए हैं। आर्टिकल 75, फिर उसके बाद में नियुक्ति वगैरह सब बहुत सारे हो गए। आगे देखिए सीधा हम मुद्दे पर आते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्ध न्यायिक निकाय है? देखिए सबसे पहले ये अर्ध न्यायिक समझना है, आंसर टिक मार कर बिल्कुल नहीं आगे बढ़ना है। ये अर्ध न्यायिक क्या होता है? न्यायिक तो समझते हैं ना, है जुडिशियरी, ये तो सबको पता है ना, जुडिशियरी। देखिएगा न्यायिक का अर्थ क्या होता है ना, कि जैसे में आधा न्यायिक, जैसे में आपके पास में कोई बॉल है तो हाफ बॉल बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि हाफ बॉल यानी आधा बॉल। उसी तरह से न्यायिक ये भी है, ठीक है ना। न्यायिक अदालत जैसा ही काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अदालत जैसा काम नहीं करता है। ये बिल्कुल जैसा अदालत है ना उस तरह से ही काम करता है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। अब जैसे में एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। एनजीटी भी क्या है? एनजीटी भी एक अदालत के रूप में काम करती है। जैसे में आप सुने होंगे, हाल ही फिलहाल की हम बात बता रहे हैं कि बिहार सरकार केरला हाई कोर्ट, केरला राज्य पर क्या करती है, ये जुर्माना लगा देती है। किस लिए? सफाई सफाई के मामले में, कि सफाई तुम ठीक ठाक से नहीं रख रहे हो। क्या करते हैं आप बार बार देखे होंगे न्यूज वगैरह में या करंट अफेयर जब पढ़ते होंगे, तब आपने देखा होगा केरल सरकार पर, बिहार सरकार पर ये क्या कर देती है? जुर्माना ठोक देती है, ठीक है। और देना पड़ता है, क्यों? ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि ये अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक संस्था है ये। तो अब समझ में आ गया, ये एनजीटी क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। हमें पूछा क्या है कि नहीं है, ये नहीं वाला ध्यान देना। देखिएगा यहाँ पे तो अर्ध न्यायिक बोल दिया इस तरह से क्वेश्चन, तो एनजीटी का पूछ देता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। तो इसका स्थापना भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसका स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना होता है 2010 में। एनजीटी का स्थापना कब होता है भाई जी? तो 2010 में इसका स्थापना है। ये क्या है? ये पर्यावरण को देख रेख में काम करता है, जहाँ पे पर्यावरण की हानि हो रही है उस तरह के ये काम करता है। तो वहाँ पे आपकी अभी हमने बताया कि जुर्माना ठोकने का भी काम करती है, ठीक है। एनजीटी एक तरह से अर्ध न्यायिक एक संस्था है, ठीक है। ये क्या करती है कि अदालत की तरह सुनवाई करती है, ठीक है। फिर जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम है वो सब ये क्या है? काम कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया एनजीटी के बारे में। इसका स्थापना कब होता है? 2010 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये अर्ध न्यायिक संस्था है। अब अगले पे देखते हैं, हमें नहीं पूछा है। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, देखिएगा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन 1961 में आया था। ये क्या था? पहले था लेकिन अब ये खत्म हो गया है। 1961 में आया था तो अभी चल नहीं रहा है, तो ये अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। अब देखते नहीं है, जो हम बताते हैं और भी तरह की तरीके से।
क्यों? क्योंकि यह जो था एक तरह से ऑफिसर के रूप में काम करता था। हमें निकाय के रूप में काम देखना है, ठीक है ना? निकाय माने संस्था के रूप में देखना है। जैसे में अगर इसको आप लेके चलते हैं तो ये भी था, बट ये कब क्या क्या था, 1961 का था, अब ये खत्म हो चुका है, ठीक है? तो इसीलिए ये नहीं है। अब बाकी बताते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात करवाते हैं तो इसका 1978 में इसका स्थापना होता है। तो क्या ये अर्धन्यायिक संस्था है? तो हाँ, ये अर्धन्यायिक संस्था है। ये प्रेस को मद्देनजर रखते हुए, जैसे में प्रेस से संबंधित जो भी मामले जो आते हैं, ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि 1978 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या होता है, स्थापना होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले पे देखते हैं, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देख ही रहे हैं कि ये क्या है, विधि आयोग है। अब विधि आयोग है तो विधि आयोग है तो आपको खुद देखने में लग रहा है क्या न्यायिक, क्या अर्ध न्यायिक है या नहीं है। देखिएगा ये भी अर्ध न्यायिक है। क्या? ये भी अर्ध न्यायिक है। ये कानून के मामले में क्या करती है कि ये भी सुनवाई करने का काम करती है। तो इसके बारे में तो अब ये तो सुनवाई करने का काम कर रही है, नहीं एक अदालत के जैसा काम कर रही है। तो जब अदालत के जैसा काम कर रही है तो इसका स्थापना भी तो पूछा जा सकता है ना। इसका स्थापना जो होता है 1955 में इसका स्थापना होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं है जो पूछा है, तो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये आया कब था, तो ये आने की बात करते हैं तो 1961 में ये आया था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अभी सब ये सब आपके सामने देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फिलहाल आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस सब के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ये सब क्वेश्चन में दमखम है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन लेख, ठीक है। इस हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्या बोला गया है कि रीट के बारे में बोला गया है। तो देखिएगा रीट के बारे में बता देते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट जो होती है 5 तरह के रीट जारी करती है। और आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट जो है ये क्या करती है, ये भी 5 तरह के रीट जारी करती है। वो रीट कौन कौन है, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और एक क्या है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। इस तरह के यानी 5 तरह के रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत में, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत में 5 प्रकार के रीट जारी करती है। कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और एक अभी हमने बताया अधिकार परीक्षा। 5 तरह के, देखिए अब ये चारों पांचों का जो है आपके सामने हम बताने का कोशिश करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब क्या होता है ना कि सशरीर उपस्थित करना। जैसे में अगर कोई ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है, जैसे में आपने सुना होगा, तो आप ये आपने जानता होगा ना कि 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना चाहिए। तो वो रिट है, वो रिट जारी हुआ है किसके तहत में, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत में या हाई कोर्ट के तहत में जारी किया गया है। सब हाई कोर्ट के तहत में कितना, 226 के तहत में, कि सशरीर व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो वही 24 घंटा के अंदर में क्या करता है, पुलिस जो अरेस्ट करता है वो 24 घंटा के अंदर में हाजिर करता है। नहीं, अगर नहीं करेगा तो हालत उसकी खराब होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि मौलिक अधिकार है। नहीं कैसे करेगा, ये हो ही नहीं सकता है, उसको करना पड़ेगा। हाँ टाडा पोटा इसम के अंतर्गत में अगर करता है तो नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे अगर कर रहा है नॉर्मली ढंग से तब करना पड़ेगा। हमारा मूल अधिकार है कि 24 घंटा से ज्यादा वो नहीं रख सकता है। समझ में आ गया, चलिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया। परमादेश क्या होता है, हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। जैसे में कोई अधिकारी है, ठीक है, अगर कोई काम वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह के ये अधिकार जारी करते हैं। सरकार के भी खिलाफ ये जारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसके खिलाफ ये जारी नहीं कर सकते हैं, न ही राज्यपाल के खिलाफ न ही राष्ट्रपति के खिलाफ। ये जो व्यक्ति है ये दोनों के खिलाफ ये जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हम आपको आदेश देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। बात है प्रतिषेध का। ये प्रतिषेध क्या होता है, देखिएगा प्रतिषेध की अगर हम बात करते हैं तब प्रतिषेध जैसे में क्या होता है, एक होता है उत्प्रेषण। दोनों को पहले समझिए। प्रतिषेध क्या होता है ना कि जैसे में कोई मामला चल रहा है लोअर कोर्ट में, ठीक है, अब वो लोअर कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बढ़ करके वो काम कर रहा है, ठीक है, अपना क्षेत्राधिकार से बढ़ करके काम कर रहा है। इस कहने का मतलब नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे में उतना पावर उसको नहीं दिया गया है कि इस क्षेत्र तक तुम सुनवाई कर सको, ठीक है। जैसे में अब मान लीजिए कि जहानाबाद कोई हाई कोर्ट है। अब जहानाबाद हाई कोर्ट है तो सॉरी हाई कोर्ट हम बोल रहे हैं, जहानाबाद कोई अधीनस्थ कोर्ट है और वो क्या कर रही है ना, हाई कोर्ट यहाँ पे, सॉरी फिर बाबा हाई कोर्ट बोला, जहानाबाद जो अधीनस्थ कोर्ट है वो अपने क्षेत्र से बढ़ करके सुनवाई कर रही है। तो जो ऊपर लेवल के जो कोर्ट है यानी हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट है या ऊपर लेवल के इसके और भी हाई कोर्ट है, वो इसको रोक सकते हैं कि भाई साहब कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं 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 आगे नहीं बढ़िए, ये आपके क्षेत्र का नहीं है। तो उस तरह के कौन से रीट जारी कर सकता है, ये प्रतिषेध। समझ में आया,
कौन सा रीट जारी कर सकता है? तो यही प्रतिषेध रीट जारी कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो प्रतिषेध रीट जारी कौन किया? तो ऊपर वाला न्यायालय किया ना। किसके खिलाफ किया भाई? तो न्यायालय के खिलाफ किया ना। ऐसा तो नहीं किसी और के खिलाफ कर दिया। क्या किसी जनता के खिलाफ किया? किसी सरकार के खिलाफ किया क्या? नहीं ना, न्यायालय के खिलाफ किया। यानी अपने से छोटे न्यायालय के खिलाफ किया, अधीनस्थ कोर्ट के खिलाफ किया। किया नहीं? तो जो क्वेश्चन पूछा था हमको जवाब मिल गया है। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर उसके बाद में एक ठो उत्प्रेशन है वो भी बता देते हैं। देखिएगा जवाब मिल गया है। क्या बोला है कि कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? अब समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन दिमाग पे घूमेगा। बदली प्रत्याशीकरण, किसी को अरेस्ट किया है तब जारी होता है, तो ये तो किसी व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। परमादेश, ये तो अधिकारी के लिए हो रहा है, ठीक है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक की बात किया है, यानी जुडिशियरी एंड हाफ जुडिशियरी की बात किया है, ठीक है। सेमी जुडिशियरी की बात किया है। और देखिए प्रतिषेध, तो ये प्रतिषेध जो है, ये प्रतिषेध यानी अधीनस्थ कोर्ट के खिलाफ जारी किया है। कौन? ऊपर वाला हाई कोर्ट। तो ये क्या इसको हम न्यायिक या अर्ध न्यायिक नहीं बोल सकते हैं कि उसी के खिलाफ जारी किया गया है? कि ये दोनों तो उसके खिलाफ जारी नहीं किया गया था। अब एक है उत्प्रेषण, समझ में आ गया ना आंसर क्यों हुआ या सो? अब देखिएगा एक है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी जो है ना, ये क्या होता है कि उत्प्रेषण जैसे में अब कोई हाई कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, ठीक है। जैसे में कोई मामला है, हाई कोर्ट में है या फिर लोअर कोर्ट में है, अधीनस्थ कोर्ट जिसको आप बोलते हैं, वहां पे है, मामला पेंडिंग में है, ठीक है। तो अब इसको वो क्या कर सकती है ना कि इसको कह सकती है, ठीक है। इसको क्या कर सकती है? उत्प्रेषण के तहत में ऊपर वाला जो कोर्ट है ना, उसको कह सकती है कि जो तुम्हारे यहाँ जो पड़ा हुआ है ना भाई, वो हमको दे दो, हम उसको निपटा देंगे, ठीक है। ये उत्प्रेषण के तहत में। लेकिन देखिएगा ये भी आंसर सही है, उत्प्रेषण भी हो सकता है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट रिट जारी कर करके मना कर दे रहा है प्रतिषेध में। और इसमें क्या कर रहा है कि देखो तुम्हारे पास जो पेंडिंग, इसमें क्या कह रहा है उत्प्रेषण में कि देखो तुम्हारे पास जो पेंडिंग है ना वो दे दो हमको। तो रोक लगा रहा है इसमें। क्या आप खुश हो जाए? रीट के तहत में आपको इसको क्या लग रहा है कि रोक लगा रहा है? नहीं भाई, रोक तो नहीं लगा रहा है, तो मांग रहा है कि है तो भाई दे दो, हम देख लेंगे। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि प्रतिषेध में डायरेक्ट रोक लगा रहा है। अरे भाई जी, उन्होंने कहा तुम्हारे क्षेत्र के बढ़कर नहीं है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि आंसर कौन होना चाहिए। आंसर आपको सामने प्रतिषेध काफी मजबूती के साथ में है। समझ में आ गया? इसलिए आंसर आपको 3, ठीक है। आगे समझ में आ गया क्यों नहीं होना चाहिए? जो ये भी देखिएगा कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करें। ये एक सेशन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले 2 से 4 क्वेश्चन अभी हुए हैं, लेकिन हमने जितना बताया है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। यकीन नहीं होता है तो फिर आपको पता ही होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब तो खैर बहुत सागर है, जो कहिए कहीं से भी आप देख सकते हैं। आंसर आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? अब देखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो कार्यपालिका, देखिएगा अब हम बात बताते हैं मॉन्टेस्क्यू की। आप नाम सुने होंगे मॉन्टेस्क्यू की। अगर बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की, ये कहाँ के व्यक्ति थे? तो जैसे में ये व्यक्ति जो थे ना, ये फ्रांस के व्यक्ति थे। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी ना, उस समय की हम बात कराते हैं। तो देखिएगा ये व्यक्ति ने क्या किए थे ना कि ये व्यक्ति ने तीनों जैसे में क्या होता है ना कि विधायिका, एक होता है क्या विधायिका, और एक होती है कार्यपालिका, और एक क्या होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका और एक क्या होती है न्यायपालिका। ये तीनों को क्या करते हैं ना, ये काटने अलग करने का काम किया था। कौन अलग करने का काम किया था? विधायिका को अलग, कार्यपालिका को अलग और न्यायपालिका को अलग बांटने का काम कौन किया था? यही मॉन्टेस्क्यू ने ही किया था, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक को आप याद कर लीजिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। द स्पिरिट, PRIT, स्पिरिट ऑफ लॉ। तो अब ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कि देख सकता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? तो यही मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। मॉन्टेस्क्यू ने ही क्या किया था, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो रही है, ठीक है। उस समय ये व्यक्ति विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को कह रहे हैं कि तीनों को अलग होना चाहिए, ठीक है। तीनों को अलग रखना चाहिए, एकदम स्वतंत्र रखना चाहिए, समझ गए। इस तरह की ये बातें करते हैं। लेकिन हमें बोला क्या गया है, अब पहले हम समझ जाते हैं कि ये होता क्या है। जैसे में हमने देखा विधायिका, देखिए रटना बिल्कुल नहीं है। विधायिका एक होता है, कार्यपालिका एक होता है क्या न्यायपालिका। ये तीनों को पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट। जैसे में क्या होगा ना, फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा आपको। विधायिका में क्या होता है ना कि जैसे में जितने भी आप जो सांसद चुन करके भेजे ना, सब विधायिका के अंतर्गत में आता है। तो बोलिए कि अरे होता क्या है भाई, आता तो ठीक है। विधायिका का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना, यानी संसद में जो व्यक्ति बैठ करके जो काम कर रहे हैं कानून बनाने का
फलानमा कानून आना चाहिए, चिलानमा कानून आना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो कानून बनाते हैं वो कानून बनाने का काम कौन करता है, ये विधायिका काम करती है, ठीक है। तो ये की अच्छी बात है। तो कार्यपालिका क्या होती है, तो कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। जैसे में नहीं समझ में आया, बिल्कुल हम समझाते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत में कौन कौन आएगा, जैसे में सीएम आ जाएगा, पीएम आ जाएगा, ठीक है। सीएम आ गया, पीएम आ गया, फिर उसके बाद में आपको राष्ट्रपति आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में राज्यपाल, यानी जितने भी जो आप मंत्री सब देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं। ये सब क्या करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। तो पूछेगा जुडिशियरी, जुडिशियरी जानते हैं क्या काम करता है, ये दोनों को देख रेख में करता है। ये विधायिका को भी देखता है, ये कार्यपालिका को भी देखता है। न्यायपालिका क्या कहती है ना कि अच्छा बेटा तुमने जो बनाया है ना कानून, ठीक ठीक बनाया है कि नहीं, अगर गलत बनाया है ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं, अवैध घोषित कर देंगे, ठीक है। तुमको हम कानून को मानवे नहीं करेंगे, अगर बातें नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये भी देखती है, कार्यपालिका को भी देखती है कि अच्छा बेटा तुमने जो लागू किया है ना वो सही तरीके से लागू किया है कि नहीं, तो कौन देखती है, ये न्यायपालिका देखती है। समझ में आया, यस। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है, उस पे चलते हैं, ठीक है। बोला क्या गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है। अब बताइए किसके अधीन रहकर के काम करेगी, विधायिका कोई कानून बनाई है तो विधायिका के अंदर भी रह करके ना काम करेगी, क्योंकि इस ये कानून को लागू करना है तो इसके अंदर भी रह करके काम करेगी, क्योंकि न्यायपालिका तो स्वतंत्र होता है, ये किसी के अंडर में क्या काम करता है, तो कहिए नहीं, न्यायपालिका जो होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करती है, ठीक है। ये स्वतंत्र है, ये दोनों को धर करके एक कटघरे में खड़ी कर सकता है। आओ थांबा, आओ आओ गब्बर सिंह, तुमको देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो अब आपके सामने जवाब तो मिल गया होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाए, किसके अंडर में रह करके काम करेगी, क्या न्यायपालिका के अंडर में, ना बाबा ना, ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं। किसके अंडर में, विधायिका के अंडर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा आर्टिकल 52 के बारे में आप जानते हैं नहीं। आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बोलिएगा कि नहीं, ये बोला गया नहीं। अब आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है कि ये राष्ट्रपति जो होगा ना ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अरे भैया सही बात है नहीं, यानी राष्ट्रपति जो होंगे ये कार्यपालिका प्रमुख होंगे। क्या वास्तविक, नहीं, वास्तविक कौन होते हैं, तो वास्तविक वही प्रधानमंत्री होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा हम आपके सामने एक बात और रखते हैं, आर्टिकल 71, सॉरी 61, पहले 61, 61 में क्या है, इम्पीचमेंट है, यानी महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, इम्पीचमेंट है। 71 में क्या है और 72 में क्या है, जैसे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई मुद्दा आ गया है, विवाद आ गया है, तो आर्टिकल 71 के तहत में सुप्रीम कोर्ट इसका क्या कर सकता है, सुनवाई। तो क्या और भी कोई न्यायालय, क्या नहीं, क्या पटना हाईकोर्ट के दम है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर वो सुनवाई दे दे, बिल्कुल नहीं। तो दम किसको है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, या दिल्ली जो कोर्ट बैठा है ना, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उसी को है, और किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये ही कर सकता है। अच्छा 72 क्या है, आखिर ये भी तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना। तो 72 जानते हैं क्या है, ये राष्ट्रपति की क्षमा याचिका है। राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकते हैं, फांसी को, किसी की सजा को कम कर सकते हैं, किसी की फांसी की सजा को कठोर सजा में बदल सकते हैं। ये आर्टिकल 72 के तहत में ये राष्ट्रपति ही करते हैं, समझते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हमें पूछा गया है था, आगे ये नहीं पूछा गया था, हमें जो पूछा गया था, अब ये क्या पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी। तो पहले महान्यायवादी की बात करते हैं, एजी। एजी मतलब अब एक गधा वाला बात नहीं है यहाँ पे। एजी मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एजी मतलब क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। अच्छा ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है, अभी बताते हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल का क्या ये संवैधानिक प्रावधान है, हाँ बिल्कुल। तो पूछिएगा ना कि कौन सा आर्टिकल में है, इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया गया है। अच्छा ठीक है, इतना अटॉर्नी जनरल होता क्या है, बात तो कर दे कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इसको हिंदी में बोलते हैं भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो ये महान्यायवादी होता क्या है, जैसे में आप मान करके चलिए कि आपने किसी सरकार पर केस कर दिया, मोदी जी पर आपने केस कर दिया, तो क्या मोदी जी आएंगे केस वाला लड़े, भारत सरकार पर जब केस किए हैं तो क्या मोदी जी केस वाला लड़े आएंगे, हाईकोर्टवा में खड़ी होंगे, नहीं। तब खड़ी कौन होगा भाई, तब यही एजी खड़ी होगा। एजी यानी सरकार के बदला में यही सब काम करता है, केस लड़ने का, कहाँ पे सरकार के खिलाफ क्या जारी हुआ है, नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए, सब यही काम करता है। तो आप एक बात में बोल दीजिए ना,
अच्छा से कि ये करता क्या है, तो अच्छा से बोल देते हैं कि ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत, ठीक है, भारत सरकार का क्या होता है, तो ये कानूनी सलाहकार होता है। तो कौन होता है कानूनी सलाहकार, तो यही होता है अटॉर्नी जनरल। तो पूछेगा कि अच्छा इतना सारा भारत में आदमी है, कोई ना कोई तो सरकार पर केस ठोक ही देता होगा, कोई कंपनी ठोक देती होगी, तो कहिएगा कि अकेले ही निपट लेता है। नहीं 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 नहीं, अकेले नहीं निपटेगा, बिल्कुल नहीं। तो और कौन होते हैं, तो इसको निपटाने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अभी सॉलिसिटर जनरल के अतिरिक्त में एक और होते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यानी एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल होते हैं। समझ में आ गया, तो कहिए कि हाँ अब समझ में आ गया मामला। तब अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये जो एजी जो है आर्टिकल 76 में इसका चर्चा किया गया है, इस पैसा लेता होगा ना, तो देखिएगा भैया एक तरह से ये वकील है, तो आपका वकील के परमानेंट पैसा देते हैं, महीना देते हैं पैसा, आप खुद बोलिए नहीं ना। तो इसको पैसा परमानेंट नहीं मिलता है, इसको पैसा मिलता है जानते हैं, केस जी लड़ेगा, केस रहेगा तो जीतेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यही होता है कि इसका भारत के संचित निधि से इसको पैसा मिलता है नहीं। समझ में आ गया, इसको पारिश्रमिक मिलता है। अच्छा एक बताओ कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब अभी समझाए, प्रसाद पर्यंत मतलब क्या समझाए कि मन करेगा तो रखे, मन करे तो हटा दिए। तो ये प्रसाद, ये प्रसाद पर्यंत काम करता है कौन, यही एजी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इसका प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 76। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। सीएजी की बात देख लेते हैं। सीएजी क्या होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये सरकारी मदों को, खर्चों को क्या करती है, जांच करती है कि सरकार या कोई सरकारी कंपनी है पैसा कैसे खर्चा कर रही है, क्या ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है का भाई, जितना पैसा दिया गया था, जैसे में रोड बनाने के लिए दिया गया था, इतना अलॉटमेंट हुआ था, उतना पैसा खर्चा किया है कि कम ही किया है, क्या किया है, माल बढ़िया से लगाया है कि नहीं लगाया है, कि ऐसे जैसे तैसे ऐरा गैरा नत्थु खैरा वाला काम कर दिया है। ये सब काम कौन करती है, तो यही काम करती है सीएजी। अब सीएजी का कह सकते हैं ना कि ये भारत के जनता का क्या है, ये रक्षक है, धन का रक्षक है। ठीक है ना, कह सकते हैं ना इसको, तो कि हाँ बिल्कुल है। अच्छा ये सीएजी जो रिपोर्ट देती है ना सीएजी, तो सीएजी की रिपोर्ट को कौन देखता है, तो सीएजी की रिपोर्ट को देखता है जानते हैं कौन, यही लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो आपको पता ही है कि विपक्षी दल के नेता होता है। तो वो तो बड़ा पैनी नजर से देखेगा कि अरे भाई तुमने बढ़िया सा रिपोर्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, कि ऐसे ही लपेट दिया है। समझ में आ गया, चलिए। यानी इसकी भी नियुक्ति, अब इसकी आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 148 में इसका चर्चा किया गया है। इसकी कार्य एवं शक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 149 में इसका कार्य एवं शक्ति का चर्चा किया गया। किसका, किसका, अरे सीएजी का, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। समझ में आ गया ना क्या क्या है। अच्छा और भी इसके बारे में कुछ बात है का, हाँ हाँ बिल्कुल है। क्या है, तो सीएजी कितने होते हैं, एक एक होते हैं, ठीक है, एक एक होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा और भी कुछ है, तो हाँ बिल्कुल है। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था में जो भी पहले हो तब क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो अभी कौन है, अभी तो पता ही होगा ना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए अब हमें वो तो हो गया। अब देखिए राज्यपाल, राज्यपाल आर्टिकल 155 के तहत में आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते नहीं है कि राष्ट्रपति जी राज्यपाल को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। यानी राज्यपाल को भी नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। कितने के तहत में, 155 के तहत में। तो क्या प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एकदम हौसला कभी नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, एकदम पीछे कभी नहीं होना है, एकदम आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जिंदगी में आपको बहुत से मिलेंगे, बहुत कहने वाले, आपको गिराने वाले, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। आगे बढ़िए, देखिए क्या बोला गया है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जैसे में विधेयक है, कोई विधेयक है यानी कोई बिल आया है, ठीक है, वो कानून कैसे बन सकता है। देखिएगा संसद है तो संसद कितने चीजों से मिल करके बना है, देखिए कैसे बना है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, और इस तरफ में क्या है, प्रेसिडेंट। ये तीनों से मिल करके हमारा संसद बनता है, ठीक है। अब देखिए जैसे में कोई बिल है, बिल मतलब चूहा का बिल नहीं, समझ गए ना, समझ ही नहीं होंगे। जैसे में कोई बिल है पहले लोकसभा में आया, तो लोकसभा से पास होकर के कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा से पास होकर के अब कहा जाता है राष्ट्रपति के पास में जाता है। अब राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत में जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं, या तो अगर धन विधेयक है
तो उसको तो खैर नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही आता है, ठीक है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही आता है, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक पर भी ये क्या कर सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन और किस चीज पे, जैसे में क्या कर सकते ना है ये राष्ट्रपति जी पता है क्या कर सकते हैं, ये उस विधेयक जो आया है उसको या तो लौटा देंगे कि भैया ले जाओ, ठीक है, ले जाओ, जिसको आप एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं, ठीक है, ले जाओ। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो दूसरी बात क्या कर सकते हैं, जब ले जाओ तो अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों मिल करके फिर से दे देता है, नहीं फिर से दे देता है कि राष्ट्रपति जी लीजिए, तो दोबारा में राष्ट्रपति जी को पास करना जरूरी हो जाता है। तो आप खुद सोच करके देखिए, क्या ऐसा कोई काम राष्ट्रपति करेगा डायरेक्ट ले जाओ वाला काम? अगर मान लें कि फिर दे दिया तो फिर हमको पास ही कर पड़ जाएगा, दोबारा में अगर आ गया तो पास करना जरूरी है राष्ट्रपति जी को, समझ गए। तो ये वाला तो काम कोई करेगा ना, तो नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं करेगा। तो इसको अस्वीकार भी कर सकता है कि चाहे तो कह सकता है कि भैया हम नहीं करेंगे, या कह सकता है कि देखो ना भाई ऐसा काम है ना कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इसको क्या कर सकते हो, एक बार आप जांच पड़ताल कर लो, ठीक है, ठीक है ना, इसमें कुछ जो और है एक बार पुनः विचार कर लो इस पर, ठीक है। तो ये सभी जो देते हैं ये आर्टिकल कई के तहत में, ये आर्टिकल 111 के तहत में, ठीक है। तो यानी राष्ट्रपति सीधा सीधा मुद्दा ये आ जाता है कि या तो राष्ट्रपति जब तक नहीं देंगे, माने सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना? तो हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया। अब देखिएगा मुद्दा पे आ जाते हैं। वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है। अरे भैया जब तक राष्ट्रपति नहीं हाँ हस्ताक्षर करेंगे तब तक कुछ कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप कितनों से कहे नहीं, सबसे कहे नहीं ठेपा मरवा लीजिए। राष्ट्रपति अभी अपनी सहमति देते हैं, क्या बोला, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो राष्ट्रपति जब अपनी साइन कर देते हैं तब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिएगा जब हमारा संविधान लागू हुआ था नहीं, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। अच्छा ऐसा बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बात है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो कब होता है, तो 1976 में होता है। अच्छा, तो इसमें जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कमेटी का आयोजन होता है, स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर पता है क्या होता है, 10 गो मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। तो कहिए कि 10 गो, तो हाँ 10 गो, ठीक है। और से प्रावधान किए गए थे लेकिन 10 गो को जोड़ा गया, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। अच्छा, तो अभी कितने हैं, देखिएगा अभी जो है ना 11 गो है। तो पूछे क्या, अच्छा 10 गो तो उस टाइम बताया भाई, तो एक ठो और कब हो गया, देखिएगा एक ठो कब होता है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो कब, 2002 में। और उस टाइम एक एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। तो अब कितना हो गया, 11 हो गया मौलिक कर्तव्य। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? देखिएगा राजनीतिक पद्धति के बारे में पूछा है। धर्मनिरपेक्ष राज, देखिएगा भैया हमारा तो राज धर्मनिरपेक्ष है, ये है, हम तो प्रस्तावना में पढ़वे करते हैं। या ये भी जानते हैं कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 ईस्वी में, और उसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था, नहीं क्या जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज जोड़ा गया था नहीं प्रस्तावना में। तो कहे कि हाँ 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 बिल्कुल तो सही है बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राज तो है ये है। तो हमें नहीं पूछा है। संसदीय पद्धति की सरकार, देखिएगा संसदीय पद्धति की सरकार, तो का संसदीय पद्धति की सरकार नहीं है, तो कहिए कि है ये है, तो ये भी नहीं होगा। देखिएगा अब देखिएगा संघीय नीति की सरकार, यानी संघीय नीति, तो ये तो है ये है, संघ में तो सरकार देख ही रहे हैं। अब क्या हो जाता है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। क्या राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है हम लोग में का, बताइए। संसदीय पद्धति की सरकार है ना जी, ठीक है। यानी संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता ही क्या होते हैं, हमारी सरकार को चलाते हैं, ठीक है। और कोई चलाता है ये जो है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये अमेरिका में है। समझ में आ गया? तो क्या ये आंसर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ये, क्या ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखिएगा भारत का प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब समझते हैं नहीं, हम लोग प्रजे न है भाई, ठीक है। इस तथ्य पर आधारित कि संविधान लिखित है, तो अच्छी बात है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह अच्छी बात है हमें, लेकिन ये क्वेश्चन पहले बताना है,
ठीक है ना, कि प्रजातंत्र ये तो है, तो हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि प्रजातंत्र इस तथ्य पर स्थित है कि प्रजातंत्र हम लोग का किस तथ्य पर स्थित है, ठीक है, कौन सी बात पर स्थित है। ठीक है, लिखित संविधान और प्रजातंत्र का क्या कोई मतलब है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा, प्रजातंत्र जैसे में क्या होता ना है कि जैसे में जनता को, जैसे में हमने सरकार बनाया है, तो प्रजातंत्र में ताकत ये होती है ना, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र ही कह सकते हैं उसको। प्रजातंत्र कहने का मतलब यहाँ पे यही है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का ताकत होता है ना कि जैसे में हम सरकार को बैठाए हैं तो हम उसको बदल सकते हैं, ये होती है, समझ गए, लोकतंत्र, असली लोकतंत्र, ठीक है। हम उसको बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसका बेटा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी की बेटी ही रानी बनेगी, बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया। यानी हम उसको बदलने की ताकत रखते हैं, यानी पूरी जनता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुद बताइए। लिखित संविधान से क्या लेना, लिखित संविधान आपका है और राष्ट्रपति बन रहा है उसका बेटा का बेटा है, बेटा का बेटा है, तो उस लिखित संविधान लोकतंत्र से क्या लेना देना आपको, ऐसा हो गया। फिर वैसा आप लोकतंत्र क्यों चाहिएगा, या वैसा लिखित संविधान क्यों चाहिएगा जब आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है, तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्या कि सिर्फ मौलिक अधिकार से आपको मतलब है, सिर्फ मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, वोट दीजिए, लेकिन वोट उसी को दीजिए वही खड़ी होगा राष्ट्रपति में, और विधायक में वही कौन, उसका बेटा का बेटा ही, तो क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, नहीं ना। बस वही बात है। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार, यस, ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, आपका कुछ हो ही नहीं सकता है इसके अलावा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, देखिएगा अभी सबको क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे भारी रहता है खुद ही बताता है कि भारी है। देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, 1976 में। इसमें क्या होता है कि समाजवादी को जोड़ा जाता है, समाजवादी को, फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष को, और फिर उसके बाद में अखंडता को जोड़ा जाता है, यानी 3 तरह के शब्द आपके सामने जोड़े जाते हैं, अखंडता को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या बन नहीं गया, अब इसमें बोला क्या और रखा क्या गया है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन धन विशेषता गणराज्य को बयान करता है, मौलिक अधिकार है जी। देखिए, प्रस्तावना में जोड़ा जा रहा है, तो अब इससे जब सामने दिखाई पड़ ही रहा है तो काहे को टेंशन ले इतना भैया। प्रस्तावना आगे बढ़ करके बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन कौन सर्वोच्च है, देखिएगा सर्वोच्च की बात बोल रहा है, यानी सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा कौन है आप बता सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है जी, संविधान है जी, संसद है जी, धर्म है जी। का कोई लोग तो धर्मों मान देंगे, कई लोग संसदों मान देंगे, नहीं, सबसे ऊंचा संविधान है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, देखिएगा जहां पे टाइम बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं दोगे, कब लागू हुआ था, तो क्या बताना पड़ेगा, इतना बार बताए होंगे, इतना ही बार बताए होंगे कि मत कहिए, 26 जनवरी 1950। और अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देने की बात है, आप दे देते हैं। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त का हुआ था 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे इसके अध्यक्ष थे। कै दलीय सदस्य था इसमें जी, तो 7 गो था, 7 गो में से एगो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, बाकी 6 गो हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये वाला क्वेश्चन को नहीं बहुत लेकिन गलती करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, जो मंत्री जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हमने पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, जो हमारा वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, देखिए अब हम लोग क्या बताते हैं कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, अभी हमने देखा ना 155 के तहत में राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, आप खुद सोच करके देखिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा। क्या ये सब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, कॉमन सेंस से भी बनते हैं, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना, राष्ट्रपति के प्रति ही हमें, क्योंकि राष्ट्रपति तो उसको नियुक्त करके भेजे हैं, राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तो काम करता है स्टेट में, तो पूरा सूचना देने का काम कौन करता है, यानी राष्ट्रपति, समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहरा कुत्ता बैठा करके रख दिया है, एक तरह से समझिए कि, ठीक है ना, जहां जहां राज्यपाल है ना, समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एकदम कुत्ता बैठा करके रख दिया है, पैनी नजर रखे हुए है, क्या कर रहा है तू, समझ में आ गया ना। बाकी इस तरह के काम करते हैं राज्यपाल, आ गया, देखिए चलिए
आगे क्या बोला गया है, खैर उसके बाद में तो हम देखिए ऐसा बात, संवैधानिक तो प्रावधान अलग है वो हमको पता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है, पहरेदारी देना, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आता है, तो 2005 में एक्ट आता है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये लागू कब होता है, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो जाता है। तो जानते हैं इसके प्रयास में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, पता है, हैं? बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो इसको कभी कभी ये भी पूछा जाता है। फिर उसकी सरकार गिर जाती है, फिर उसके बाद में वो तो बेचारे नजर नहीं आते हैं, फिर उसके बाद में तो चलिए जाते हैं, खत्म हो जाता है। देखिएगा तो ये 2005 में लागू हुआ था, तो आप कह सकते हैं तो ये कानून बना करके लागू हुआ होगा, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल सही है। तो कानून बना करके लागू होगा तो का ये भी एक विधिक अधिकार है, नहीं तो कहिए कि हाँ ये विधिक अधिकार तो है, ये विधिक अधिकार भी है, अच्छी बात है, ठीक है। विधिक अधिकार है, कानून बना करके लागू हुआ था। संविधान में तो कुछ संशोधन किया गया होगा ना, तो देखिएगा आपको संविधान में तो ऐड किया गया है, क्योंकि संविधान में तो जिसमें कानून बनाया गया है तो कहीं ना कहीं तो ऐड किया गया है, तो वो भी सही है। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पूरा आंसर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार। देखिएगा दोनों को दोनों आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा गलती हो जाएगा आपको। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, या राजनीतिक अधिकार क्या हो सकता है, नहीं इसको काट देना है। संवैधानिक अधिकार बिल्कुल हो सकता है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। विधिक अधिकार देखिएगा, विधिक अधिकार एक तरह कानूनिक अधिकार की तरह जैसा ही है, हो सकता है, हम काट नहीं सकते हैं। सामाजिक अधिकार क्या, इसको तो काट सभी करते हैं। देखिएगा ये दोनों हो सकता है, अब समझ गए ना। अब आंसर किस पे देता है उस पर डिपेंड करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सब क्वेश्चन बोर्ड पे डिपेंड करते हैं कि अब बोर्ड आंसर क्या देती है, ये समझ में आ गया। दोनों के दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए, क्या ये भी बताना पड़ेगा। ये सब तो हल्के क्वेश्चन है ना, कितनी बार, कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए 6-6 महीना पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 2। अगर नहीं होता है तो राष्ट्रपति जी आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत में क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 के तहत में अध्यादेश जारी कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। और वो 6 महीना तक कोई 6 सप्ताह तक कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो वो अधिनियम क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, पता है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आर्टिकल 80(3) के तहत में जानते हैं राष्ट्रपति जी जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देगा। आपको क्या ये सब क्वेश्चन हल्का है कि नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष यानी विधानसभा, और ये विधानमंडल, ठीक है। सब विधान परिषद, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं ना, विधानसभा विधान परिषद। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ये कहेंगे कि अब हम छुट्टी पे जाएंगे, तोहनी बहुत हमको तंग किया है भैया, अब हम नहीं रहेंगे, तोहनी हमको बहुत तंग किया, अब हम जाएंगे खरे। तो त्याग पत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे कि किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे ना, और किसको देंगे। तो कहाँ आंसर गया, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो यहीं तक था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा, मेरा मेहनत आपको पसंद पसंद आया होगा, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हैं अगर इच्छा हो तो। इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम ऐसे मेहनत करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम मेहनत करना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि थोड़ा सा दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिएगा, ज़्यादा ही हो सकता है मेरे लिए अच्छा ही हो सकता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आता है, नहीं आता है, घटिया लगता है, जो भी लगता होगा। ऐसा नहीं है कि हम सभी व्यक्ति को पसंद आ ही सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सभी व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, नहीं आ सकते हैं। भगवान सभी व्यक्ति को पसंद नहीं है तो हम कौन गिले में है, ठीक है। तो कोई सुझाव होगा भाई तो ज़रूर बताइएगा, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे, ठीक है। और दिल लगा के पढ़िए, थोड़ा-सा सीरियसनेस रहिए, ठीक है। थोड़ा-सा जब तक सीरियस नहीं दिखाइएगा ना किसी चीज़ के प्रति तो वो आपको नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा-सा सीरियस रहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीरियस नहीं, एकदम उसके बिना एकदम वही है। देखिए थोड़ा-सा रहना पड़ेगा, हम थोड़ी-सी की बात कर रहे हैं, कुछ ही दिन की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक अपने नहीं होते हैं खुशियाँ किसके साथ बांटिएगा, ठीक है ना। तो अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।